दूसरे सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। सत्र दूसरा, एरा ऑफ मैनिपुलेटेड मीडियम्स। मैं इस सत्र के पैनलिस्ट माननीय श्री सुदीप्तो सेन जी, माननीय श्री भाऊ थोरसेकर जी और इस सत्र के मॉडरेटर माननीय श्री कुमारी अदिति ददीज जी के साथ इस मंच के माननीय जिला संघ चालक श्री नरेंद्र पित्रे जी से अनुरोध करूंगी कि आप सभी मंच पर पधारें। इस सत्र की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष माननीय मान्यवरों का परिचय करवाती हूँ। सर्वप्रथम माननीय श्री भाऊ थोरसेकर जी। भाऊ पत्रकारिता जगत में पिछले 50 सालों से कार्यरत है। विविध वर्तमान पत्रों के नियतकालिक के संपादक रह चुके हैं। दैनिक मराठा, ब्लिट्स, नवशक्ति, लोकप्रभा, मार्मिक में भाऊ का विपुल लेखन है। आधुनिक जगत के यूट्यूब के बहुचर्चित और लोकप्रिय यूट्यूबर हैं। प्रतिपक्ष नामक भाऊ का यूट्यूब चैनल भी है। भाऊ ने 2014 और 2019 पुनः मोदीज किताब लिखी। भाऊ को सुनने के लिए सब आतुर रहते हैं। कोरी पार्टी ये भाऊ की चाइल्ड एजुकेशन पे नवीनतम किताब है। अब हम हमारे दूसरे अतिथि माननीय श्री सुदीप्तो सेन जी का आप सभी के सामने परिचय करवाती हूँ। आप अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्देशक हैं। आपका जन्म पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में हुआ है। गत कई दशकों से आपने ढेरों फिल्मों का निर्देशन किया है। केरला स्टोरी के बारे में तो हम सभी जानते ही हैं। केरला स्टोरी को देश विदेश में ढेरों सम्मान मिले हैं। आपके फिल्मी करियर की शुरुआत 1997 में हुई और आपने डॉक्यूमेंट्री फिल्म द अदर वेल्थ का भी निर्देशन किया है। आपने ढेरों हिंदी फिल्में बनाई हैं, जिनमें लखनऊ टाइम्स 2015 में, आसमा 2018 में, गुरुजी अहेड ऑफ टाइम्स 2018 में, गुरुजन 2022 में, ऐसी सभी फिल्मों का निर्देशन आपने किया है। अब मैं हमारी मॉडरेटर माननीय सुश्री कुमारी अदिति ददीज जी का परिचय आप सभी से करवाती हूँ। अदिति जी, आप एक स्वतंत्र फिल्म निर्माता हैं और कंटेंट क्रिएटर हैं। आप पिछले 10 सालों से इंडस्ट्री में हैं और मूड्स ऑफ भारत नाम से यूट्यूब चैनल चलाती हैं। आप राष्ट्र सेविका समिति की सेविका भी हैं। आप एक हिंदू राष्ट्रवादी हैं और आप अपने चैनल पर सामाजिक मुद्दों पर सक्रिय रूप से बात करती हैं। तो अब मैं हमारे मान्यवरों से अनुरोध करती हूँ कि वह दूसरे सत्र की शुरुआत करें। जय श्री राम, जय श्री राम। तो श्री राम का भव्य मंदिर बनने जा रहा है प्राण प्रतिष्ठा के लिए, और सभी को इसकी बहुत सारी बधाई। हम सभी को इसकी बहुत सारी बधाई। आज मुझे इतने गणमान्य व्यक्तियों के साथ में बिठा दिया स्टेज पे, तो ऑर्गेनाइजर्स को पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो सत्र है एरा ऑफ मैनिपुलेटेड मीडियम्स, थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये मैनिपुलेशन ऑफ मीडियम्स की आवश्यकता पड़ी। हमेशा से होता आया है। पीछे जाएंगे अगर तो त्रेता युग में जब श्री राम निकले वनवास के लिए, तो बहुत सारे ऋषि मुनियों ने अपने आश्रम में उन्हें निमंत्रित किया और कहा कि जिन्हें समझ में नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, जो रेडिकल्स है आज की भाषा में, वो हमारे जो यज्ञ की अग्नि है उसमें जल डाल देते हैं, उसमें मांस मच्छी डाल देते हैं, उसमें हड्डी डाल देते हैं। तो ये तब से ही होता आ रहा है। कलयुग आ गया, बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे मजहब आ गए। हम एक बार साउंड चेक करेंगे। हम हैं नहीं, हाँ, ब्रिटिश को समझ में नहीं आया हम, तो उन्होंने हमें एक संकुल में हेलो, रुकावट के लिए खेद थोड़ा। तो उन्होंने हमें एक संकुचित दायरे में डालने की कोशिश करी, क्योंकि समझ में नहीं आया कि हम क्या हैं। मूलतः समझ में इसलिए नहीं आता है, आई थिंक पिछले वाले सत्र में भी बात हुई
कि हमारी जो जर्नी है वो आध्यात्म की जर्नी है, यानी अंदर जर्नी है। अब रेडिकल्स के नहीं समझ में आता कि अंदर क्या हो रहा है, भाई ये जा कहाँ रहे हैं, जर्नी पहुँच कहाँ रही है। तो जब समझ में नहीं आता तो वो गलत लगता है तो उसका विरोध करते हैं, और विरोध एक्सट्रीम पे पहुंचकर उन्हें लगता है कि इन्हें ख़त्म कर देना चाहिए। 1493 में पेपल बुल जो निकाला वेटिकन ने, उसमें यही लिखा गया था कि बुद्ध परस्त जो उनके हिसाब से हम हैं, बुद्ध पूजक पेगन्स, उन्हें या तो किल कर लीजिए या एनस्लेव कर लीजिए या फिर उनको कन्वर्ट कर लीजिए। हमारे यहाँ तब तक मुसलमान आ चुके थे और डिस्ट्रक्शन पूरी तरह से शुरू हो चुका था। उसके बाद चलती रही वो सारी चीज़ें, और फिर अंग्रेज़ आए तो अंग्रेज़ों ने देख लिया कि भाई मुसलमानों ने इतने साल कोशिश कर ली, ये कन्वर्ट तो नहीं हो सकते, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा प्राउड है, ये जो हैं उस पर, सनातन को अपने आप में बहुत ज़्यादा प्राउड है। मूलतः जो डिफरेंस है वो ये था, दो अगर हम बेसिक डिफरेंसेस लें, कि जो मज़हब है, जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, वो ये मानते हैं कि भाई जब पूरी दुनिया उनके हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगी तो दुनिया ख़त्म हो जाएगी, वो दैट इज़ द एंड। अब सनातन ये कहता है कि जब तक सनातन रहेगा दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती। तो ये सबसे बेसिक डिफरेंस है हमारा। दूसरा ये है कि जन्नत जहन्नुम हेवन हेल के आगे थोड़ी क्लैरिटी नहीं है कि क्या हो रहा है। हमें पता है स्वर्ग चले जाओ, नरक चले जाओ, वापस आना है, क्योंकि जर्नी बहुत आगे है, मोक्ष तक पहुंचना है। तो अब ये सारी चीज़ें जब समझ में नहीं आती हैं तो फिर मैनिपुलेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 हो गया, बहुत हद तक उन्होंने कॉलोनाइज कर दिया हमारे माइंड्स को, और फिर अंग्रेज चले गए, लेकिन पीछे छोड़ कर गए। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो मैनिपुलेटेड है, स्कूल जाओगे तो सिस्टम पूरा मैनिपुलेटेड है, हिस्ट्री बुक्स से सारे हिंदू राजा रानियाँ हट चुके हैं, मैनिपुलेशन हो चुका है। तो ये बेसिक रीज़न है मैनिपुलेशन का, क्योंकि वहाँ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। तो इस सभ्यता को ख़त्म करना है किसी भी तरह से। अब तलवार भाले ये सब चले गए, बंदूकें चली गई, तो अब कैसे करें? तो अब मीडियम्स के थ्रू मैनिपुलेशन चल रही है। अब OTT आ गए हैं, थैंक गॉड सोशल मीडिया ने थोड़ा बहुत हम जैसे लोगों को आवाज़ दी है, पर अभी भी बहुत संकुचित दायरा है, बहुत कम है नंबर में। सबसे पहले सुदीप्ता सर से पूछना चाहूँगी कि सर, हाउ डू वी डिफाइन मैनिपुलेशन ऑफ मीडियम्स? और क्योंकि इसी में आगे शायद निकलेगा, तो फिल्मों से जो मैनिपुलेशन हुआ है उसका सोसाइटी पर क्या असर हुआ है? सबको नमस्कार। ये मैं चेंज कर सकता हूँ? हेलो हेलो, थोड़ा गेन कम कर दीजिए ना, इको हो रहा है, खुला जगह है ना, गेन कम करिए। सबको नमस्कार। अदिति जी की जो क्वेश्चन है कि मैनिपुलेटिव मीडियम्स की क्या रूप है, इसके बारे में बोलना मुझे पहले मालूम नहीं था। करीबन 10-12 साल से हम लोग एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे थे फिल्म इंडस्ट्री में। अगर आपको मालूम नहीं है तो मैं 2-4 शब्द में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री को अनाउंस बता दे कि है क्या। अच्छा, बाय द वे, मैं एक बंगाली हूँ। दुनिया में बंगालियों के लिए बिल्कुल छूट है गलत हिंदी बोलना, गलत कोई भी भाषा बोलना। तो इसलिए आपका पहले से ही मैं आपको बता देता हूँ, आपको मेरे लिए भी छूट होना चाहिए। तो पिछले 10-12 साल से हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे थे। पहले काम तो ये था, मैं फिल्म ज़रूर पिछले 20-22 साल से बना रहा हूँ। एक चीज़ मेरे दिमाग में नहीं आया था कि ये बॉलीवुड होता क्या है। हुआ बॉलीवुड, फिर पता चला कॉलीवुड, टॉलीवुड, मॉलीवुड, वुड रह गया। और छत्तीसगढ़ में मेरा आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे जाके सुना कि छत्तीसगढ़ की जो फिल्म सिनेमा बनते हैं उसको बोलते हैं छॉलीवुड। तो आप सोचिए, ये जो वुड वाली कल्चर है, ईरान में जो फिल्म बनता है उसको ईरानवुड नहीं बोला जाता है। जर्मनी में जो फिल्म बनता है उसको जर्मनवुड नहीं बोला जाता है। फ्रांस में जो फिल्म बनता है उसको फ्रांसवुड नहीं बोला जाता है। तो इसकी इतिहास ढूंढने लगे। पिछले 50, 60, 70 साल में ना हमें
इतनी एक गंदी पिक्चर में डाल दिया गया है हमारी देश की सिनेमा को, देश की आर्ट एंड कल्चर को। राज कपूर साहब ने बोला था कि लोग सपना देखना पसंद करते हैं तो हम आपकी सपना बेचते हैं। शायद आप, ये बहुत मशहूर कोट है, इसमें हम लोग बहुत वाह करते हैं, लेकिन इसमें ये जो भारतीय आर्ट एंड कल्चर की पिछले 100 साल की जर्नी को देखेंगे, क्योंकि 100 साल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 आईपीटीए मूवमेंट शुरू हुई थी। इंडियन पीपल्स थिएटर मूवमेंट जो था, जो लेफ्टिस्टों की सबसे बड़ा अखाड़ा था आर्ट एंड कल्चर को डोमिनेट करने के लिए, इसकी एक चाइनीज मॉडल था, इसकी एक रशियन मॉडल था। हमारे देश में भी वो शुरू हुई थी और पॉलिटिकली ये जो सारे ग्रुप थे सब आज के तारीख में एनाहिलेटेड हो गए, आज के तारीख में इनकी रेलिवेंस चले गए, लेकिन हमारी सोच में घुस गए, हमारी दिमाग में घुस गए। और बात तो ही है, दिल्ली में सरकार में जो भी आए चलेगा उन्हीं का ही। और इसलिए आप बोलेंगे बॉलीवुड की सिनेमा देखना है, आप बोलेंगे भारतीय सिनेमा बोल के, कोई सिनेमा आज के दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है, वो बॉलीवुड की सिनेमा आई हुई है। क्योंकि अंग्रेजों ने हॉलीवुड को बनाया गया था पश्चिम की, अमेरिका की इंडस्ट्री को, अमेरिका जो टूथपेस्ट टूथब्रश भी नहीं बनाते हैं, उनके भेजा हुआ सामान, उनकी भेजा हुआ कॉन्ट्राबैंडेड सड़ा हुआ दवाई हमारी देश में बेचा जाएगा। उसकी कल्चर को ग्लोरीफाई करने के लिए इंडियन आर्ट कल्चर में वेस्ट की छप्पा लगाया जा रहा था। हमने कभी पूछा नहीं क्यों हमारी सिनेमा को बॉलीवुड बोला जाएगा। और एक कहानी में आते आदित्य जी, जब बंद करना है आप बोल दीजिएगा, मैं बंद कर दूंगा। 80s में आपने याद करिए, अचानक भारतवर्ष में महिलाएं बड़े खूबसूरत बनने लगे। सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, कोई मिस यूनिवर्स बन रहा है, कोई मिस इंडिया मिस पैसिफिक बन रहा है, कोई ग्लोबल ब्यूटी बन रहा है। अचानक ब्यूटी पेशेंट बनने का एक होड़ दम लग गया। तो हमें अजीब सा लगा कि हमारे देश में तो सुंदरता तो थी, लेकिन अचानक हर साल इंडिया से क्यों मिस यूनिवर्स होने लगे, इंडिया से क्यों मिस वर्ल्ड होने लगे। उस समय पे एक कॉस्मेटिक कंपनी था जिसका नाम था पॉन्ड्स की 927 करोड़ का एनुअल धंधा करते थे हमारे देश में। 5 साल में उनकी धंधा 1900 करोड़ रुपया में पहुंच गए। क्यों, कैसे मालूम है? याद करिए, उस समय पे राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, जिनको बोला जाता है मॉडर्न इंडिया के लिए वो बहुत कुछ किए हैं। क्या किए थे उन्होंने? हर छोटे छोटे जगह पे दूरदर्शन का लो पावर और हाई पावर ट्रांसमीटर लगाए गए थे। कितने बड़े साजिश हमारी देश के खिलाफ लगाए करा था। मैं उसको एक छोटा सा पन्ना आपके सामने रखूंगा। तो ये जो ब्यूटी पेशेंट की जो अचानक एक हुड़दम लग गया हमारे देश में, वो खबर गांव-गांव में पहुंच जाता था। तो गांव में जो लोग मेल न्यूट्रिशन पे, जो लड़कियां की होठ सूख जाते थे, सफेद हो जाते थे, वो कुछ पैसा 20 रुपया 25 रुपया बचा के रखते थे। क्योंकि हर गांव में एक दिन हफ्ते में मार्केट लगता है, तो पॉन्ड्स के गाड़ियां आते थे, वहां से लिपस्टिक खरीदते थे वो लोग। क्योंकि प्रियंका चोपड़ा और लारा दत्ता और सुष्मिता सेन की होठ लाल होते थे, और उसकी जरिए उनकी धंधा 2000 करोड़ के ऊपर ले गए। ये है मैनिपुलेशन की एक क्रूड, एक डेंजरस ट्रेंड जो हमारे देश में सालों सालों चले आ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है, हमने उसको सवाल करना भूल दिया, क्योंकि हमारी सवाल वहां पे राज कपूर जैसे लोगों ने रोक दिया था कि आप सपना अचीव करने का क्षमता आपके पास नहीं है। आप छोटे मोटे लोग हो, नंगे घूमते हो, नंगे पैर घूमते हो, आपका कोई औकात नहीं है। आप सपना देखो और हम आपके सपना सप्लाई करते जाएंगे। ये एक 360 डिग्री कॉन्स्पिरेसी हमारी भारतीयता को अटैक करने के लिए था। और उसकी नतीजा ये है कि दुनिया में कहीं जाइए, मैं तो जाता रहता हूँ मेरी फिल्म लेके,
कहीं पे भी जाइए, इंडियन सिनेमा एग्जिस्ट नहीं करता है दुनिया में। जब देखते हैं ना वर्ल्ड वाइड 500 करोड़ कलेक्शन, 400 करोड़ कलेक्शन, बिल्कुल गलत मत समझना। इसमें से कोई गोरे चमड़े देखने नहीं आया था। जो विदेश में इंडियन बैठे हैं, होटलों में काम करते हैं, गाड़ी चलाते, टैक्सी चलाते हैं, वो लोग फ्राइडे सैटरडे छुट्टी लेके इंडियन सिनेमा आते हैं तो देखने जाते हैं। थैंक्स टू करण जौहर, जो गुजराती और राजस्थानी शादियों की वीडियो बना बना के उनको भेजते हैं सिनेमा के नाम पे, वो देख के खुश हो जाते हैं भारतीय सिनेमा के नाम पे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अदिति जी, ये जो मैनिपुलेटिव मीडियम की सवाल है ना, ये एक वेस्ट की बनाया गया एक बहुत बड़ा साजिश है हमारी देश की मार्केट को, आर्ट एंड कल्चर को कब्जे में लेने के लिए। मैं गारंटी देके बोल सकता हूँ, इस ऑडिटोरियम में जितने लोग हैं उनके वो कभी ना कभी दिन में एक बार या दो बार या हफ्ते में एक बार या दो बार बॉलीवुड शब्द यूज करते हैं। और ये सवाल जरूर काल से करिएगा, क्यों भारतीय सिनेमा को हम भारतीय सिनेमा नहीं बोलेंगे, बॉलीवुड क्यों बोलेंगे, कॉलीवुड क्यों बोलेंगे, टॉलीवुड क्यों बोलेंगे। तो इसकी शिकार मैं ये नहीं है कि मेरी फिल्म के साथ नाइंसाफी हुई है इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ। आप एक अंदाज़ा लगाइए, द केरला स्टोरी आप लोगों ने सब देखा। मुझे बहुत खुशी है कि मैं तहे दिल से वसाई के लोगों को थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इतने आशीर्वाद दिए, इतने प्रशंसा किए हमारी। आप सोचिए, 3 स्टैटिस्टिक्स सामने आए। स्टैटिस्टिक्स 1, 4 स्टैटिस्टिक्स। भारतीय सिनेमा के इतिहास में महिला सेंट्रिक कोई फिल्म में सबसे ज्यादा कमाई ये फिल्म किया है। गूगल में 6th हाईएस्ट सर्च इंडियन आर्ट इवेंट इज मेरी फिल्म द केरला स्टोरी। IMDb की मोस्ट पॉपुलर इंडिया फिल्म की 10 टॉप 10 की लिस्ट में हमारी फिल्म है। और ROI, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, उसमें हमारी फिल्म नंबर 6 में है, जहां पे चेन्नई मतलब तमिलनाडु और बंगाल में नहीं दिखाई जाती। वो फिल्म कोई OTT में नहीं है, वो फिल्म कोई सैटेलाइट चैनल में नहीं है। दुख की बात यह है कि किसी ने सवाल नहीं उठाया कि इतने पॉपुलर एक फिल्म जो अब तक कम से कम 10 करोड़ भारतीय ने देख चुके हैं, सबकी डिमांड है देखने के लिए। क्योंकि ये जो मैनिपुलेटिव मीडियम है, उन लोगों ने डिसाइड किया है कि केरला स्टोरी को दिखाया नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे एक बहुत बड़ा साजिश जो हमारी देश के खिलाफ रचा गया था और उसकी नतीजा इतने भयंकर होने जा रहे थे जिसके ऊपर थोड़ा रोक लगे। तो ये लोगों ने डिसाइड किया है कि केरला स्टोरी बॉक्स ऑफिस में तो हो गया, लेकिन OTT में आने के मतलब वो लोगों के घर में देखा जाएगा, वो दिखाने नहीं देंगे। ये इतने बड़े साजिश हमारी देश के खिलाफ लगे। लोगों ने बोला अरे जियो तो ले ही लेगा आपकी फिल्म। और मैं आपको बताऊं, जियो ने भी हमारी फिल्म लेने के लिए मना कर दी है, क्योंकि हमें पता चला सऊदी अरेबिया से फोन आया जियो की ऑफिस में, क्योंकि उनका बिजनेस पार्टनर है मुकेश अंबानी जी, इसलिए केरला स्टोरी को नहीं किया, क्योंकि पूरे अरब वर्ल्ड मेरी स्टोरी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट देने के लिए मना कर दिया था। तो आप सोचिए कि OTT और ये सैटेलाइट चैनल की इतने बड़े साजिश इस देश में हो रहा है, बॉम्बे शहर में हो रहा है, लेकिन हमारी कोई जागरूकता नहीं है क्या होने जा रहा है। कुछ दिन पहले मैं आते आते अदिति जी को बोल रहा था, एक आर्टिकल मैं आपको वो बताऊंगा कि 2040 तक इस देश में मुस्लिम प्राइम मिनिस्टर आएगा। मेरी कोई आपत्ति नहीं है अगर वो भारतीय है तो, लेकिन जिस तरह इस देश के खिलाफ एक साजिश रचा गया है और वो साजिश में आज में हर हमारी सोशल एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, वो एक छोटा सा कोशिश था हमारी फिल्म, लेकिन इतने बड़े तादाद में एक इसके पीछे एक लॉबी आके लोगों की ओपिनियन के बाहर जाके इस फिल्म को OTT में आना बंद करता है, जहां पे हमारी सरकार का भी कोई रोल नहीं है, लेकिन वो लोग डिसाइड कर चुके हैं नहीं दिखाएंगे केरला स्टोरी को। वो लोग जितने चाहे डिस्क्रेडिट करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि आप किस विशियस सर्कल में फंस चुके हैं, किस
वॉल्केनो के ऊपर आप बैठे हुए हैं कि वो लोग डिसाइड करेगा, ये इस्लामो लेफ्टिस्ट लोग डिसाइड करेगा आप क्या देखेंगे, क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, क्या सोचेंगे। इसके बाहर कुछ नहीं है। ये मेरी पिछले 6 महीने की एक्सपीरियंस है। आई थिंक सर ने जो बात बोली तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार हमारी होने के बावजूद फिल्म अगर नहीं आ पा रही है तो इसका मतलब अभी भी हमारी जो एकता है, अभी भी हमारा जो संगठन बन रहा है, हिंदुओं में जो जागरूकता आ रही है वो अभी भी कम पड़ रही है, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पावरफुल है सामने वाले कि अभी भी हम वो नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे अपने लोग जब बना रहे हैं ऐसी फिल्में हमें जागरूक करने के लिए, वो भी अगर OTT पे नहीं आ पा रही है तो दिस इज़ क्वाइट अनफॉर्चुनेट। एक और बात जो सर ने कही कि जब पॉन्ड्स का एग्जाम्पल दिया कि तो बेसिकली आइडिया यही है कि हमें हमारे ही प्रति हमारे मन में हीन भावना डालना कि हमारी जो मान्यताएं हैं वो गलत हैं। और आज बहुत हद तक जो जैन जी की अगर हम बात करें तो वो सवाल तो उठाने लगी गए कि ये क्यों करते हो, तुलसी की पूजा क्यों करते हो, या कोई भी चीज़ क्यों करते हो। तो यही है कॉलोनाइजेशन ऑफ माइंड कि हम अपने हमारी जो मान्यता है, हमारा जो संस्कार है, उसी पे क्वेश्चन उठाने लग गए हैं। यही होता है मैनिपुलेशन ऑफ मीडियम्स के थ्रू। दैट इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। भाव तोरसेकर जी, आपसे पूछना चाहूँगी, पॉलिटिक्स की क्योंकि बात हुई, तो पॉलिटिक्स को किस तरह से मैनिपुलेट किया गया मीडिया के थ्रू। और जो मुझे समझ में आता है कि एक ऐसा नैरेटिव सेट किया गया कि आम आदमी कभी भी पॉलिटिक्स से ना जुड़े, ताकि वो हमेशा लुटेंस के और पावरफुल लोगों के हाथ में ही रहे देश की सत्ता। तो ये कैसे मैनिपुलेट हुआ और पॉलिटिक्स में इससे आपको क्या लगता है इसके बारे में? हेलो, देखो एक बात होती है कि मैं इसको मैनिपुलेशन ऑफ मीडिया नहीं बोलता, मीडियम्स नहीं बोलता, मैं इसको मैनिपुलेशन ऑफ माइंड बोलता हूँ। और आपको जब दूसरों पर सत्ता, दूसरों पर हावी होना है तो आपको उसका माइंड कंट्रोल करना पड़ता है। मैं मेरी घर की बात बोलूँगा। मैंने एक किताब लिखी है जो इन्होंने जिक्र किया था कि कोरी पार्टी नाम का, मैंने बच्चों का संगोपन कैसे करना, इस पर जो मेरा अनुभव है वो ग्रथित किया है। मेरी बच्ची जब 2.5 महीने की थी तो वो निगल नहीं पाती थी और डॉक्टर बोला इसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, उसको आदत डालो, क्योंकि 1 चम्मच भी बाहर का दूध डालो, वो ब्रेड फीड करती थी, वो अलग बात है, लेकिन जैसा बच्चा बढ़ता है तो दूसरा कुछ देना पड़ता है, तो वो दूध भी नहीं पी सकती थी। और घर में दूसरा कोई उसको संभाल नहीं पाता था, ना उसको फीड कर सकता था, तो मैं कर सकता था। और डॉक्टर ने बोला था कि उसको उल्टी हो गई तो साफ करो और फिर चालू करो। तो 2.5 महीने का बच्चा लाल लाल हो जाता था, तो सब मुझे घर में राक्षस बोलते थे, तू क्या इंसान है, साला बच्चा देख जरा, अरे लेको उसको खिलाना तो चाहिए। तो वो करते करते आखिर में नौकरी छोड़कर बैठ गया और मैंने 18 महीने मेरी बच्ची को संभाला है। माँ बाप सब कुछ में था, तो उससे मेरा बच्चों के साथ जुड़ाव हो गया। तो जब आगे चलकर मैं उसका सब संगोपन था वो मैं करता था, यानी मेरी बीवी है वो BSc की ट्यूशन करती थी मैथमेटिक्स की, लेकिन बच्ची 3री में थी, उसको गणित नहीं सिखा सकती थी, तो मैंने सिखाया। और आपको एक बात बोल दूं कि मैंने 5वीं तक मेरी बेटी का ट्यूशन यानी घर में उसका अभ्यास लिया है, और जिंदगी भर उसको किसी ट्यूशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो इंजीनियर हुई, मास्टर्स डिग्री अमेरिका में कर आई। तो माइंड कैसे मैनिपुलेट होता है बचपन से लेकर, वो मैं जानता हूँ। तो जब एक बच्चे को हम इस ढंग से मैनिपुलेट कर सकते हैं, अब देखिए एक बात बोल रहा हूँ, मैनिपुलेशन आपको समझा रहा हूँ कि ये बच्चा बढ़ रहा था तो वो उस लाइन के आगे नहीं जाना चाहिए, ये मुझे मालूम है कि इस लाइन से आगे नहीं जाना है। तो मैं क्या करता था, 2 फीट पहले ही लाइन खींच देता था, इसके आगे नहीं जाना है। तो बच्चे को तो डिफाई करना होता है, वो तो आपका नहीं सुनेगा, तो वो बैठती थी, थोड़ा थोड़ा पाव ऐसा आगे करती थी। लेकिन जो 2 फुट आगे है
वहाँ तक नहीं जाती थी। तो इतना तो डिफाई करने को चांस देना चाहिए, तो ये मेरे तरीके से काम करेगी, जो मुझे चाहिए वही वो करेगी। इसको मैनिपुलेशन बोलते हैं। अब मैं आज की बात बोलता हूँ। मेरी भतीजी के, दोनों भतीजों के बच्चा है, एक बच्चा लड़का है, लड़की है। वो किसकी सुनते नहीं है, और लेकिन मैंने एक भी थप्पड़ नहीं मारा है, लेकिन वो मुझे डरते भी है, मेरा सुनते भी है। तो मैं उनका माइंड मैनिपुलेट करता हूँ। वो समझ नहीं पाते, दोनों बच्चे अभी 12-13 साल के हो गए, लेकिन अभी भी डरते भी है, मानते भी है, क्योंकि वो फिक्स नहीं कर पाते कि ये किस मूड में है। नहीं तो बच्चे बिल्कुल इनोसेंट नहीं होते, आप ध्यान में रखो। उनको मालूम होता है को किसको किस ढंग से इस्तेमाल करना है। तो अगर वो उसकी दादी है, नानी है, इनके किसी को माँ बाप को दम देते, भाऊ आजोबा को बोलेंगे, ऐसे बच्चे उनको दम देते। तो इसका कारण मैंने उस ढंग से उनको मैनिपुलेट किया है। तो ये आम समाज जो होता है ना, उसको भी इसी ढंग से मैनिपुलेट किया जाता है। और इस देश में आज का सबसे बड़ा माइंड मैनिपुलेटर जो है ना, वो प्राइम मिनिस्टर बनकर बैठा है। अपने विरोधियों को किस ढंग से अपने ही गेम में इस्तेमाल करे, ये मोदी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। आपने शायद वो फिल्म देखी होगी, कौन है उसका नाम, उत्पल दत्त, अमोल पालेकर वगैरह, गोलमाल वगैरह कुछ शायद था। तो उत्पल दत्त होता था ना, वो हमेशा वो चेस खेलता था, और यहाँ मोल कर रहा है, उधर जाकर वही बैठकर खेलता था। तो आज की जो पॉलिटिक्स है मैं देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों तरफ से मोदी शाह खेल रहे। अब देखिए 2014 में उसको चाय वाला बोलने के बाद उसने मेजॉरिटी लाई, फिर भी 2019 के पहले मणिशंकर अय्यर उसको नीच बोलता है, तो मोदी ने उसका फायदा उठाया। अब इसने पनौती बोल दिया, तो इसको पनौती बोलने तक लाना, उस लेवल पर लाना कि इसने मुझे गाली देनी ही चाहिए, मोदी उसको वहां लाते हैं। तो इसको मैं मैनिपुलेशन बोलता हूँ, मैनिपुलेशन ऑफ माइंड। देखो 2007 के बाद मोदी ने कभी भी किसी भी मीडिया को इंटरव्यू नहीं दिया। ये पीछे भी पड़ जाते तो हाथ जोड़कर निकल जाते थे। तो एक बात समझना जरूरी होता है कि बाद में जब 2014 में आ गया चुनाव, तो ये इनके पीछे पड़ गए थे, हमको इंटरव्यू दे दो दे दो। वो इस चैनल में किसको इंटरव्यू देना है, वो इंटरव्यू देने वाला पत्रकार भी मोदी सिलेक्ट करते थे, क्योंकि इनको मोदी ने लाचार बना दिया। मोदी के नाम पर टीआरपी है। तो राजदीप हो, बरखा दत्त हो, सागरिका घोष हो, बड़े बड़े नाम थे, उनको नहीं इंटरव्यू दिया। तो ये जो होता है ना, तो एक बात होती है कि मैं मानता हूं कि सालों साल ये मीडिया का माइंड का मैनिपुलेशन होते आया है। अब इन्होंने फिल्म की बात की, देखो हमारे यहाँ गांधी फिल्म को, या वो क्या मिलियनर क्या था वो, स्लम डॉग मिलियनर, दो फिल्म को ऑस्कर मिला है, लेकिन वो हमारे प्रोड्यूसर नहीं है, हमारे प्रोड्यूसर नहीं है, इंडियन प्रोड्यूसर नहीं है। तो ये बात छोड़ दो, लेकिन फिल्म में मैनिपुलेशन कैसा होता है, मैंने वो जयपुर में पिछले साल में मैंने बोला था कि 1991 में हमारे यहाँ उल्लासनगर में एक लड़की 10वीं परीक्षा के लिए बैठी थी। तो 2 गुंडे घुस गए, उन्होंने सबको, बच्चों को भगाया और रॉकेल डालकर उसको जला दिया था। 2 महीने तक ये बात हेडलाइन बनती रही। एक बच्ची को जलाया गया,
लेकिन आपको 90s में याद होगा कि डर, बाजीगर, अंजाम, ये 3 फिल्में आई। इन्होंने हमारा माइंड इस ढंग से मैनिपुलेट किया कि हमको बुरा लगता नहीं अभी। अब हर दिन हम अखबार ने, चैनल में एक खबर सुनते हैं कि किसी लड़की के चेहरे पर एसिड डाला गया, किसको चाकू से भोंका गया, किसी पर गैंगरेप हो गया। हम टस से मस नहीं होते। उस वक्त 2 महीने वो हेडलाइन होती थी। क्यों हो गया? कि शाहरुख की 3 फिल्में आई, अंजाम, बाजीगर और डर, उसमें उस विलन का ग्लोरिफिकेशन किया गया। और सबसे बड़ा पॉपुलर सॉन्ग क्या था, गाना क्या था? तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। यानी उस लड़की को चॉइस नहीं है और हमने मान लिया, हमने मान लिया है। हमने राक्षस को हीरो बना दिया है। कैन यू इमेजिन द मैनिपुलेशन ऑफ माइंड? आज का सुपरस्टार कौन है? और अगर राक्षस को भगवान बना दोगे तो रामलीला बंद हो जाती। कितनी आसानी से इस ढंग से। अब इनकी जो इन्होंने कहा कि केरला स्टोरी पर मैंने नासिरुद्दीन शाह, अरे केरला स्टोरी कैसे चल सकती है? यानी देखने वालों के मन में गिल्टी फीलिंग पैदा कर दिया जाता है कि केरला स्टोरी चले ही क्यों? वो तो फ्लॉप होनी चाहिए, वैक्सीन वॉर फ्लॉप होनी चाहिए। और इसके लिए हमारे सामने आइडल्स ला के रख देते। अचानक एक दिन आता है, कोई बुकर वगैरह अवार्ड है, वो तो अरुंधति रॉय को मिल गया, फिर उसको चैनल पर लाना शुरू कर देते हैं, फिर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट शुरू कर देती है। कितनी आसानी से ये चीज़ें हमारे दिमाग में भरी जाती है। अब देखिए, आपको याद, जो आजकल तो चैनल के डिबेट बहुत सारे बंद हो गए, नहीं तो वरना हमारे सामने पेश करते, 10 लोग पेश करते, 10 में से एक कोई संघ वाला होगा, एक बीजेपी वाला होगा, बाकी जो कांग्रेस का ही है उसको पॉलिटिकल एनालिस्ट बोलेंगे, दूसरे दिन ऑथर बोलेंगे। है तो कांग्रेस वाला, जिसका डीएनए ही कांग्रेस है, उसको हमारे सामने ऑथर बन के पेश किया जाएगा। तो इस ढंग से मैनिपुलेशन होता है। हिस्ट्री कैसे बनाई गई? मैं हिस्ट्री के बारे में नेपोलियन का एक कोट में आपको बोलूँगा। नेपोलियन बोलता है, जिस झूठ पर बहुत सारे हिस्टोरियन का एकमत होता है वो हिस्ट्री होती है। मुझे बहुत पसंद आया वो कोट। या अभी पहले हिस्ट्री का सेशन हो गया, तो इस ढंग से हमको, जैसे बच्चे, मैंने बच्चों को मैनिपुलेट किया है, तो इस ढंग से। और दूसरी बात होती कि आजकल हमको न्यूज़ दिखाते चैनल पर, वो न्यूज़ होती ही नहीं। हम जब जर्नलिस्ट 52 साल पहले बने तो हमको बताया गया था, कुत्ता अगर इंसान को काटता है तो वो खबर नहीं होती, अगर इंसान कुत्ते को काटता है तो खबर होती है। और आजकल हम चैनल पर क्या सुनते हैं, अरे आज इसने कुत्ते ने इसको काटा, अरे कुत्ते ने इसको काटा। इसमें क्या खबर हो गई भाई? राहुल गांधी गलत बोल गए तो बोलेंगे, उसमें खबर क्या है? जिस दिन संजय राउत, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम बोलेंगे, वो खबर होती है, वो खबर होती है। लेकिन ये रोज उठकर बोलेंगे मोदी ने ये गलत किया, मोदी ने, हम दिखाएंगे। तो कहने का मतलब है कि हमको जब बार बार गलत चीज़ें दिखाई जाती है। मैं बहुत पुरानी आपको 73-74 की एक बात बोल दूँ। मैं बाबा आमटे के यहाँ गया था, वहाँ एक प्रोफेसर मिले थे जो धुलिया के थे। मैं बाद में उनको मिलने गया तो उनके कॉलेज में गया था, तो उस वक्त बॉबी फिल्म आई थी। तो बातों बातों में वो टीचर्स रूम में बातें निकल गई। एक बहुत उम्र हुए बूढ़े प्रोफेसर थे, वो बोले, हाँ यार, ये बॉबी का गाना मुझे भी पाठ हो गया। बोले कैसे हो गया? अबे क्या करूं? बोले
कहीं रेडियो पर लगा है, घर से निकलूं कहीं होटल में बज रहा है, किसी के घर में कोई सत्यनारायण है उधर बज रहा है, तो ना सुनते भी चलता जा रहा है, बाय हार्ट हो गया। यानी जैसे कीड़े मकोड़े चूहे हमारे घर में घुस जाते हैं ना, ऐसी ये चूहे हमारे दिमाग में घुसाई जाती है और वो हमें पसंद आने लगती है, क्योंकि वो नापसंद नहीं है, इसीलिए पसंद हो गई, आज की भाषा में वायरल हो गई। सब बहुत सारे और सवाल है, तो एक नेक्स्ट पे चलते हैं थोड़ा सा। दादा आपसे वापस पूछूंगी कि आपकी फिल्म जो थी वो लव जिहाद पर प्राइमरी था। ऐसा तो नहीं है कि इंटर रिलीजन फिल्में पहले नहीं बनी है, लेकिन जो मैंने नोटिस किया है कि हमेशा लड़का हिंदू होता था और लड़की मुस्लिम होती थी। तो ये पूरी जो चीज़ करी गई कई सालों तक, और बड़े बड़े फिल्म मेकर्स ने बनाई ये लव स्टोरी इंटर रिलीजन वाली, लेकिन हमेशा यही कंसेप्ट रखा। ये पर्पसली हुआ? नहीं, एक्चुअली क्या है ना अदिति जी, इंटरफेथ मैरिज हमारे देश के लिए कोई नई बात नहीं है, हजारों साल से चल रहा है और किसी की कोई आपत्ति भी नहीं है। शादी करना है, प्यार करना है, बहुत अच्छी बात है, उसमें कन्वर्शन कहाँ से आ जाता है मुझे समझ में नहीं आता। किया ना, अभी जाहिर खान ने शादी की है एक हिंदू लड़की से, कोई ये करीना कपूर ने शादी की है एक मुस्लिम से। उसको मेरे पास जितने खबर है उनको रिलीजन चेंज करने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन ऐसा क्या होता है कि केरल में हज़ारों के तादाद में जो लड़कियों के साथ मैंने काम की पिछले 8-9 साल से, या जो यूपी से खबर आते हैं, राजस्थान से खबर आता है, मध्य प्रदेश से खबर आता है, वहाँ पे रिलीजियस कन्वर्शन शादी की एक प्रीकंडीशन हो जाता है। यहाँ पे आते हैं मैनिपुलेशन शब्द की व्याख्या, हम इसका नाम दिए हैं मैनिपुलेटिव कन्वर्शन। एक लड़की, अभी बड़ी मज़ेदार इंटरेस्टिंग खबर आया, हदिया करके एक लड़की की कन्वर्शन हुई थी, अगर आप लोगों को याद होगा, पूरे न्यूज़पेपर उसमें भरे पड़े रहते थे, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने उसकी शादी को एक बाद में पता चला था वो लड़का पीएफआई से थे, आईसीस की रिक्रूटर थे, वो हदिया करके एक लड़की को शादी हुआ था इन लोगों का। वो पंडिचेरी चेन्नई में एक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट थी, उसके फादर का नाम था अशोकन, जो इंडियन आर्मी रिटायर्ड थे। मैं उनके घर तक भी गया। वो लड़की कन्वर्शन के बाद कन्वर्शन हुआ और उस लड़के से शादी हुआ। केरल हाई कोर्ट ने ये दोनों पहले एक साथ रहने लगे थे और रिलीजियस कन्वर्शन हो गया था। ये था 2017 की 16 दिसंबर की कहानी। केरल हाई कोर्ट में उसकी शादी को मतलब लिव टुगेदर को एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है तुम दोनों को लिव टुगेदर कर रहे थे, लेकिन शादी एक्सेप्टेड नहीं है टिल द टाइम यू प्रोवाइड सर्टेन पेपर्स, बिकॉज मुस्लिम पर्सनल मैरिज एक्ट की कुछ प्रीकंडीशंस है, तो वो पेपर देना था। वो पेपर उनके पास कुछ नहीं था। ये डेट माइंड करिएगा, 24 तारीख संडे था, 25 दिसंबर कोर्ट की छुट्टी था, तो कोर्ट ने 22 दिसंबर की डेट दिया था कि उसको प्रूफ देने के लिए। सर मैं प्रेजेंट था वहाँ पे, उसकी शादी की सारे डॉक्यूमेंट 22 दिसंबर को केरल हाई कोर्ट के सामने था, इंक्लूडिंग उसकी फादर अशोकन जी की सिग्नेचर। क्योंकि केरल मुस्लिम एक्ट में क्या होता है कि उनको दोनों की फैमिली की तीनों लोगों का सिग्नेचर ज़रूरत होता है, पर्टिकुलरली मदर फादर अगर जिंदा है तो फादर का सिग्नेचर की ज़रूरत है। तो केरल हाई कोर्ट के सामने सब कुछ सारे झूठे पेपर दिया गया था, और जो लॉयर उनको प्रेजेंट कर रहे थे ही वॉज चार्जिंग 25 लाख रुपीज़। वो पैसा कौन दिया था, क्योंकि उनकी फैमिली की कंडीशन बहुत ख़राब था, और कौन दिया था, कहाँ से आया था, वो बात मैं मेरी फिल्म की सिलसिले में आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद वो केरल हाई कोर्ट उनके शादी को नेगेट कर देता है, डिस्क्वालीफाई कर देता है, लेकिन लड़की बोलती है वो अपने घर नहीं जाएंगे, तो उसको कुछ होम में रखा जाता है। फिर वो केस 7 जनवरी 2018 में सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या समझाया जाता है हमें मालूम नहीं।
शायद मुझे मालूम है, क्योंकि मैं सिमिलर सिचुएशन बस्तर की ट्राइबलों के लिए भी हो रहा था। अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है मालूम है, ये अद्भुत एक सिस्टम है। सुप्रीम कोर्ट से जब स्टेट से लॉयर जाते हैं तो उनको वो फर्राटेदार अंग्रेजी में बात नहीं कर सकते, और उनके सामने कौन होते हैं, प्रशांत भूषण होते हैं, कपिल सिब्बल होते हैं, इंदिरा जयसिंह होते हैं, इन लोगों के लिए लड़ने के लिए आते हैं। और इन लोगों ने इतनी खूबसूरती से अंग्रेजी स्टाइल और अंग्रेजी उसमें बात करते हैं कि देशी लोगों का वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा वो नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है। तो ऐसा ही हुआ, केरल से जो सुप्रीम कोर्ट में लॉयर आए थे उनकी अंग्रेजी जज साहब ने शायद समझा नहीं होगा, एक गलत केरल हाई कोर्ट की जजमेंट को कंप्लीटली टर्न आउट करके उनकी मैरिज को वो दे देता है, कंसेंट दे देता है। और मजेदार बात, दैट इज कॉल्ड द आयरनी ऑफ फेट, 4 दिन पहले वो लड़की ने मैरिज टर्मिनेट किया है और रिकन्वर्टेड होके हिंदू बन गई है, क्योंकि उसको बर्दाश्त नहीं हुई। ऐसे बहुत सारे घटना मैं आप लोगों को सामने, क्योंकि मैं जाने अनजाने में केरल की ये सारे लड़कियां मेरी बहुत ही फैमिली बन चुकी है, तो मैं ये बातें मुझे मालूम है कि क्या हो रहा था वहाँ पे, क्या हो रहा है। तो मेरी फिल्म के साथ भी ऐसा हुआ था कि केरल में हमारी फिल्म को 11 मैं 2 मिनट टाइम लेता हूँ, 11 दिसंबर 2022 में मेरी फिल्म की टीजर रिलीज होता है, जिस टीजर में हमने बोला था कि केरल ऐसे मेरी जैसी 32,000 लड़की इस जमीन पे, इस रेगिस्तान में दफन हो गया। ये लैंग्वेज आदा शर्मा की जो कैरेक्टर है वो बोलती है कैमरा में, मेरी जैसी 32,000 लड़की इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी है। कुछ बातें हुई, लोगों ने सोचा कोई बी ग्रेड सी ग्रेड फिल्म आ रहा है, ज़्यादा बातें नहीं हुई। ट्रेलर जब रिलीज हुआ, ट्रेलर कोट अनकोट बहुत इन्फ्यूरिएटिंग था, जो करते हैं, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पैसा खर्चा किया है तो प्रोड्यूसर फिल्म भी बेचना है उनको। तो ट्रेलर देख के लोगों को लगा अरे ये फिल्म तो आ रहा है और फिल्म बहुत बड़ा समस्या करने लगेगा। ट्रेलर रिलीज हुई हमारी 26 अप्रैल 2023, फिल्म रिलीज हुई 5 मई, बीच में 9 दिन का डेट था। भाई साहब बिलीव नहीं करेंगे, ये 9 दिन में केरल हाई कोर्ट में 11 पिटीशन, तमिलनाडु हाई कोर्ट में 6 पिटीशन, सुप्रीम कोर्ट में 4 पिटीशन, टोटल 21 पिटीशन हमारे खिलाफ इस फिल्म के रोक लगाने के लिए हुआ। आप क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट देखिए, 21 पिटीशन आया एक फिल्म को रोकने के लिए। केरल हाई कोर्ट में 11 केस था। तो जिस दिन पहले जो केस था सुप्रीम कोर्ट में, उस दिन 3 केस को माननीय चीफ जस्टिस खारिज कर दिया, उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम था, तो 18 केस बचा। तो एक दिन केरल हाई कोर्ट में हम अटेंड कर रहे हैं, एक दिन तमिलनाडु हाई कोर्ट में अटेंड कर रहे हैं। और सबसे मज़ेदार बात हुई, जो पिटिशनर थे उनका नाम था शेख अब्दुल्ला केरल से, जिनकी उन्होंने लिखा है मंथली इनकम 21,000 रुपया। 21,000 रुपया इनकम करने वाले एक बंदे ने सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला, उसके लिए लड़ने कौन आया? कपिल सिब्बल, जिन्होंने 40 लाख रुपया पर अपीयरेंस में वो करते हैं, चार्ज करते हैं। उनके लिए आया इंदिरा जयसिंह, जो 35 लाख रुपया पर डे चार्ज करते हैं। सो एक तरफ दिल्ली की बड़े से बड़े वो थे और एक तरफ हम लोग थे। तो हमें कुछ क्या करना था, इनके साथ लड़ाई करने की तौर तरीका जानते नहीं थे, और हमारे पास पब्लिसिटी के लिए कुछ पैसा था। ये बड़ी इंटरेस्टिंग, मैनिपुलेशन शब्द इतना इंटरेस्टिंग है ना। तो हमारे पास पब्लिसिटी के लिए 2-3 करोड़ रुपया हमारे पास था। हमने सोचा अरे ये तो पब्लिसिटी का बहुत बड़ा जरिया है, सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रहा है। हमने हरीश साल्वे को हायर किया। हरीश साल्वे जी हमसे 25 लाख रुपया पर डे अपीयरेंस के लिए लिए। हमने 2.5 करोड़ रुपया खर्चा किया ये 9 दिन की कोर्ट केसेस में। मजेदार बात है, अब आप लोगों को और एक बार ताली देना पड़ेगा। 5 मई 9 बजे हमारा पहला स्क्रीनिंग था, पहला शो था। 4 मई 3:45 में सुप्रीम कोर्ट ने सारे 18 को डस्टबिन में फेंका और बोला ये फिल्म रिलीज होगा। अब
आप सुनिए पैरेलल मैनिपुलेशन की कहानी। हमारी जो 11 दिसंबर जो टीजर रिलीज हुआ था उसमें था 32,000 लड़की भर्ती में दफन हो गया। जब सुप्रीम कोर्ट की केस खारिज हो गया, अचानक हमारी पेज हैक हो जाता है 10 मिनट के लिए। इसकी एक वीडियो हमने 6 जून को प्रूफ के साथ दिए है कि 10 मिनट के लिए हमारी यूट्यूब अकाउंट हैक हुआ था। और वो जो वीडियो 6 महीने से यूट्यूब चैनल में है, एक दिन 10 मिनट के लिए वो हैक होने के बाद 20,000 स्क्रीनशॉट लिया जाता है और प्रोपागेंडा चलता है कि इन लोगों ने 32,000 नंबर को 3 नंबर में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता चलता है और इमीडिएटली उसको हमने अब फिर दोबारा 32,000 कर देते हैं। बात यह है, यहाँ पे मेरी 2 आर्गुमेंट मैं हर जगह पे करता था। 32,000 नंबर कैसे पहुंचा उसकी हिसाब यूट्यूब चैनल में हम दे चुके हैं। कहां से ये नंबर आया? नंबर 1, 32,000 नंबर जो लोग वहां पे है, जो लोग काम कर रहे हैं वहां पे, और जो लड़कियां अर्षा विद्या समाजम की जो लड़कियों को हम लोगों ने हमारे साथ थे, उनके हिसाब से ये नंबर, ये मैनिपुलेटिव कन्वर्शन वाली नंबर 32,000 से बहुत ज्यादा है। 50,000, 60,000, 1 लाख से ज्यादा है। दूसरा, ये मूर्ख ये नहीं समझते हैं, अरे जिस देश की एक लड़की के साथ भी अगर ऐसे होती है, उस देश को शर्म से सर झुक जाना चाहिए। वो लोग अभी नंबर, जैसे कि 32,000 की जगह अगर 27,932 होता तो हम गलत प्रूफ हो जाते, तो ये अलाउड है। तो ध्रुव राठी जैसी, आकाश बनर्जी जैसे लोग कुछ कहने बातों को लेके कुछ वीडियो करके बहुत पॉपुलैरिटी लिए। 2012 16 जुलाई या 16 जून उमान चंडी जब कांग्रेस की चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने विधानसभा की फ्लोर में एक सवाल की जवाब में 4 जवाब दिया था। ही एक्सेप्टेड दैट केरल में ऑफिशियली, मतलब आप तज्जिब बात है, केरल इज द ओनली स्टेट इन द कंट्री जहां पे ऑफिशियल कन्वर्शन सेंटर है और ऑफिशियल नंबर अनाउंस करते हैं। और उसके बाद वो जो रिपोर्ट था ना, आकाश बनर्जी, ध्रुव राठी जैसे बड़े बड़े पंडित जितने मार्केट में यूट्यूबर वगैरह है, इन्होंने वो जो रिपोर्ट था ना, मलयालम लैंग्वेज में जो रिपोर्ट था, वो रिपोर्ट तक भी सोर्स नहीं किया था। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया की 2012 की उस डेट की एक रिपोर्ट को आपने प्रूफ मान लिया। और इन लोगों की प्रूफ तो आप जानते हैं। वहां पे उमान चंडी ने जो सेंटेंस बोला था, उस सेंटेंस का पहला हाफ लिया, सेकेंड हाफ को दिया नहीं, पिक्चर में दिखा दिया टाइम्स ऑफ इंडिया, तो लोगों को लगा टाइम्स ऑफ इंडिया का न्यूज है। लेकिन उमान चंडी का पूरे सेंटेंस क्या था, वो सिर्फ और सिर्फ विधानसभा की जो रिपोर्ट निकलते, जो ऑनलाइन में मिलता है, वहां से हमें मिला था और हमारे पास हमने उस वीडियो में वो डॉक्यूमेंट डाला। बात क्या है कि ये मीडिया, आप जो मीडिया को हम सामने देखते हैं ना, ये जो नोएडा सेक्टर 6 की मीडिया है, वो मीडिया ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। ये जो विशस पॉइजनस यूट्यूब चैनल्स जो पड़े हैं ना, आकाश बनर्जी, आपको ताज्जुब होगा, केरला स्टोरी के खिलाफ जो वीडियो ध्रुव राठी ने, बाद में पता चला कि उस वीडियो के लिए कितना करोड़ों रुपया, कितने पैसे की डील हुआ था, वो मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि मैं अनसपोर्टेड मैसेज नहीं दूंगा। ऑलमोस्ट 11 मिलियन व्यू हुआ था उसकी। आप सोचिए, एक ध्रुव राठी की वीडियो देखने के लिए 11 मिलियन कहां से नंबर इकट्ठा करते हैं? क्या इकोसिस्टम है? कहां रहते हैं वो लोग? कौन सी रियलिटी में जीते हैं? वो जो ऑस्ट्रिच ये सैंड के अंदर मुंह छुपा के रखते हैं ना। आप सोचिए, केरल में इनको कोई लेना देना नहीं है कि केरल एक छोटा सा स्टेट है जहां पे कोई इंडस्ट्री नहीं है। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यूपी में अभी जाके 4 इंटरनेशनल हुई, महाराष्ट्र में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। केरल इतना छोटा सा, किसी की कोई सवाल नहीं आता है इनकी मन में। दे कॉल देम प्रोग्रेसिव डेमोक्रेटिक। केरल में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, करता क्या है? कौन लोग चलते हैं वहां से? इंडस्ट्री तो है नहीं।
केरल में सबसे कम जो एज ग्रुप की लोग मिलेगा वो है 20 से 35, क्योंकि नौकरी नहीं है केरला में। सब केरला के लड़के दिल्ली आते हैं, मुंबई आते हैं, बैंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, या तो सऊदी अरेबिया जाते हैं या दुबई में जाते हैं। नोबडी क्वेश्चंस, क्योंकि मीडिया को ऐसे मैनिपुलेशन करके रख दिए है। केरल एक लंबा सा स्टेट है। कोची के नीचे जो केरला है ना, उसके बारे में इतना एक सपने की दुनिया बना के रख दी है। ब्यूटीफुल बैक वाटर, ब्यूटीफुल ग्रीन्स, लवली कल्चर। अरे उसके ऊपर वाले जो केरला है, जो नॉर्थ केरला है, वहां पे क्या हो रहा है कोई किसी को मालूम नहीं। वहां पे अट्टिकाट करके एक जगह है, अट्टिकाट की वीडियो, CNN की वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जहां पे शरिया कानून चलता है, जहां पे लड़कियों को अकेला बाहर निकलना बैन है। कोई यूट्यूब चैनल नहीं चल सकता, कोई इंटरनेट नहीं चल सकता, क्योंकि शरिया कानून में वो मना है। अरे मुझे डिस्क्रेडिट करके क्या फायदा, जाओ ना जाके करो। मैंने एक लड़की को बोला था, एक निधि श्री करके एक स्टार, कौन सी एक हिंदी चैनल की है, वो मेरा इंटरव्यू लेने आई थी। मैंने बोला था मैं इंटरव्यू दे दूंगा, लेकिन तुम्हें केरला में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा कि मैंने जो बोला वो सच है। भाई साहब बिलीव करिए, वो लड़की गई अकेली, और वो पुन्नानी सेंटर जहां विच इज द एपिसेंटर ऑफ द मैनिपुलेटिव कन्वर्शन, वो वहां पे से जाके रिपोर्ट की है। एंड प्रधानमंत्री जी उसकी जिक्र की है कि ये लड़की ने एक जर्नलिस्टों की तरह ताकत दिखाई। उसने ये प्रूफ करके दिखाया कि जो नंबर लेके बातें, आर्गुमेंट चल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा कन्वर्शन हो चुकी है। सो हम लोगों के लिए ये एक, पता नहीं ये सबक बोलूं, ये एजुकेशन मॉडल बोलूं, ये एक मौका बोलूं, अगर आज हम लोग ये मैनिपुलेशन की रियलिटी को अगर ना समझे, ये ना समझे जे हम इस विशेष सर्कल में फंसे हुए हैं। ये कल आपकी दरवाजा खटखटा सकता है, परसों आपकी दरवाजा खटखटा सकता है, किसी भी तरीके से, आपके बच्चों के थ्रू, आपकी खाने की चीजों के थ्रू, किसी भी तरीके से आपको खटखटा सकता है। मैं इस्लामोफोबिक नहीं हूं, मेरा बहुत अच्छे अच्छे इस्लामिक मुस्लिम दोस्त है, लेकिन मैं ये उनकी जो पॉलिटिकल मॉडल है, मैं उस पॉलिटिकल मॉडल के खिलाफ हूं, क्योंकि वो लोग भारत की अस्तित्व को ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं। दे डिनाउंस द एग्जिस्टेंस ऑफ द कंट्री। तुम जिस धरित्री पे रहोगे, जिस मिट्टी में रहोगे, उस मिट्टी को डिनाउंस करके क्या फायदा। मैं अगर बोलूं मैं भारतीय नहीं हूं, भारत में जन्मे हो तो आप हिंदू हो, आप भारतीय हो, इसकी कोई आपकी एक्सेप्टेंस इनएक्सेप्टेंस की, आपकी एग्री डिसएग्री की कोई मायने नहीं रखता है। आप कोई नहीं हो डिसाइड करने वाले कि आप हो कौन, डिसाइड हो चुकी है। यू आर द पार्ट ऑफ दिस 10,000 years old civilization। और उसकी नाम अगर हिंदू बोलो तो हिंदू, भारतीय बोलो तो भारतीय, लेकिन आप उसके हिसाब से हो। सो यू आर, व्हेन यू आर born in this system, you are part of these manifestations of the culture। अब ये जो साजिश पिछले 100 साल, ज्यादा दिन से नहीं हुई, पिछले 100 साल से ये साजिश हुई, जब से ये सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल एक कल्चर हमारी देश में आई, और वो एक एक जगह पे घुस के, आज के तारीख में आप सोचिए, गोवा में फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है, जहां पे मुंबई फिल्म इंडस्ट्री से सारे बी ग्रेड सी ग्रेड एक्टर्स को बुला के सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन मेरी हीरोइन, जिन्होंने भारत की इतिहास की सबसे बड़ी महिला सेंट्रिक फिल्मों की फिल्म दी है, उसको कोई इनविटेशन नहीं आया था। आप सोचिए, हमारी सरकार भी इस सिस्टम की हिस्सा है जो दुबई या सऊदी अरेबिया में बैठ के चलाया जाता है। सर, कुछ यूट्यूबर्स के लिए 32,000 छोटा नंबर होगा, क्योंकि उन्हें ये पता नहीं है कि भारत वो देश है जहाँ एक महिला के साथ अगर दुर्व्यवहार होता है तो महाभारत होती है। तो 32,000 तो हमारे लिए बहुत बड़ा नंबर है। भाव तोरसेकर जी, आपके पास जाना चाहूँगी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैनिपुलेट किए गए, पूरा एजुकेशन सिस्टम हैक किया गया हमारा। JNU बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और अभी टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज हब बना हुआ है लेफ्टिस्ट के लिए। कैसे इसका मैनिपुलेशन हुआ, फंडिंग पे भी थोड़ा सा अगर आप प्रकाश डालें, एंड कैसे यूज़ किया गया लेफ्टिस्ट एंड कम्युनिस्ट द्वारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को। नहीं, देखो, जो बच्चे बढ़ते हैं
उनके माइंड पर जब बहुत जल्दी जिसको हम बोलते हैं ना कि इंफॉर्मेशन का बरसात कर दो तो वो कंफ्यूज भी हो जाते हैं, और अब कंफ्यूज हो जाते हैं उस वक्त अगर आप उनको पेरेंट जैसा समझाओगे तो वो समझ में आता है। मैं जब बिल्कुल यंग था, यानी 20 वगैरह उम्र थी हमारी, तो मैं कम्युनिस्ट था, लेकिन हमारे जो कम्युनिज्म हमको शुरू में सिखाते थे उन्होंने ही मुझे बोला था, क्योंकि वो उस वक्त 65-70 साल के थे। बोले देख 20-25 के होने तक कम्युनिस्ट होने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 30 उम्र के बाद अगर कम्युनिस्ट होगा तो तू पागल है। ये मुझे कम्युनिज्म सिखाने वाले जो थे उन्होंने ही बताया था कि 14-15 साल की उम्र में तुमको शिवसैनिक होना चाहिए, किधर भी जाओ पत्थर मारो। 15 के बाद अब 20 में जाते हो तो 20 से 30 तक उनको क्रांति करनी है, लेकिन उसके बाद सेटल होना है। तो जो बढ़ते नहीं, अब हम इनके बंगाल के बहुत सारे कम्युनिस्ट देखते हैं तो मुझे अजीब लगता है, उनकी उम्र तो 70 साल हो गई लेकिन आज भी कम्युनिस्ट है। ये मुझे इसलिए अजीब लगता है क्योंकि एक समय होता है। अभी देखो ये आसानी से समझाना बहुत ज़रूरी होता है। बीच में दिवाली के टाइम में एक लड़का था, जवान पत्रकार है, वो दिवाली इशू निकालने वाला था, तो मेरा इंटरव्यू लेने आया। उसको इंटरव्यू इसलिए चाहिए था कि कोई भी कांग्रेस का बड़ा नेता नेहरू गांधी के बारे में आर्टिकल लिख के देने को उनको तैयार नहीं था। तो वो बोला मुझे वो तो हिस्ट्री पर चाहिए। तो मैं बोला मैं लिख नहीं पाता, मेरी आँख थोड़ी ख़राब हो गई है। तो बोला कि ठीक है मैं आपका इंटरव्यू करता हूँ। तो मैंने गांधी जी नेहरू की क्या गलती थी, उस वक्त डिवीज़न हो गया देश का वगैरह वगैरह, तो मैंने बोला उस समय वो बराबर थे। तो वो हैरान हो गया, आप तो हिंदुत्ववादी हो और आप गांधी नेहरू को सही बताते हो। मैंने बिल्कुल बराबर है, क्योंकि उस वक्त जब देश का डिवीज़न हो गया था तो उस वक्त आरएसएस वगैरह एक ऑर्गेनाइजेशन थी, पॉलिटिकल फोर्स नहीं था। तो उस वक्त अगर नेहरू गांधी ने जो किया वो सही था, तो बोले आज क्यों गलत है। मैंने बोला देखो तुमको समझाने के लिए आसान तरीका ये है कि हम जब 20 या अच्छे 25 साल के थे तब कोई भी कोरोना जैसी बीमारी आ गई तो पहले क्या करते थे, तो डीडीटी का स्प्रे करते थे। आज डीडीटी बैन है, तो उस वक्त अगर म्यूनसिपाल्टी डीडीटी मारती थी तो क्या म्यूनसिपाल्टी गलत थी? नहीं, उस समय डीडीटी सही था। आज उससे भी सेफ कोई दवाई आ गई है तो डीडीटी बैन हो गई। तो उस वक्त गांधी वगैरह ठीक थे, अगर आज वही इस्तेमाल करोगे फिर भी उसके दिमाग में नहीं आया। तो मैंने बोला फिर आसान और करता हूँ। मैंने बोला कभी डॉक्टर के पास जाते हो? तो बोला बिल्कुल जाता हूँ। तो डॉक्टर को पर्चा लिख कर देता है कि भाई ये दवाई ले लो, इतने डोज में ले लो, इसमें इतना सुबह दोपहर शाम वगैरह वगैरह। हाँ बिल्कुल लेता हूँ। बोलो दवाई लेते हो केमिस्ट के पास तो पैसा देते हो, लेकर घर आ जाते हो? हाँ बिल्कुल। बोले उस पर एक्सपायरी डेट नहीं देखता? नहीं देखता हो। बोला हाँ, तो गांधी नेहरू की एक्सपायरी डेट हो गई है। वो उस समय के लिए सही था। अब मार्क्सिज्म की बात देखो, 19वीं शताब्दी में मार्क्स ने जो थियोरी बनाई है, जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था उस वक्त जो मजदूर थे उनका बहुत भारी एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था। उस आधार पर उन्होंने एक थियोरी बनाई और उस समय सही थी। लेकिन मार्क्स ने अपने सपने में भी टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन सोचा भी नहीं था और आज आ गया। आज रोबोट्स चल रहे, तो एक्सप्लॉयटेशन आया कहाँ से? लेकिन आप वही अगर आगे लाना चाहते हो तो आप एक्सपायरी हुई जो दवा है वो बाद में जहर बन जाती है। आज नेहरू गांधीज़म जो है या मार्क्सिज्म जो है वो इंसान के लिए जहर बन चुका है। समझा आप?
क्यों गलत है? तो अगर देखो, मेरा एक तरीका है, मैं बातें आसान करना चाहता हूं कि मुझे कहना है, सामने वाले को समझना चाहिए। नहीं तो बड़े बड़े विद्वान होते हैं, वो तो सोचते हैं कि सामने वाले को ना समझे ऐसे कैसे लिखूं। वो मेरा तरीका नहीं है, क्योंकि मैंने जहाँ जर्नलिज्म, हम तो कॉलेज में गए नहीं थे, ना मास क्या बोलते कम्युनिकेशन वगैरह। हमारे जो सीनियर्स थे उनकी लातें खाकर हम जर्नलिस्ट बने। तो हमारे जो आचार्य अत्रे बड़े थे, उन्होंने एक बात कही थी कि तुम जो लिखोगे वो सामने वाले को समझना चाहिए। अगर उसको नहीं समझ रहा है तो तू मूर्ख है, तू गधा है। तो बोले कैसे? अरे धंधा ही समझाने का है, और सामने वाले को समझेगा नहीं तो तू गलत व्यापारी है, तेरी दुकान बंद हो जाएगी। कितनी कम्युनिकेशन की आसान बात उन्होंने कही कि धंधा अगर समझाने का है तो उसको समझने वाले, एक कोई दूर गांव से, बोले बस्तर वगैरह, वहाँ से कोई आदिवासी यहाँ आ जाता है और उसको यहाँ टावर पर लेके जाओ और ऊपर से बोले आ जा, तू ऊपर आ जा। अरे उसको लिफ्ट पता नहीं है, उसको सीढ़ियाँ पता नहीं है, उसने 2-3 मंजिला इमारत तक नहीं देखी है, वो कैसे आएगा? तो आपको नीचे आना पड़ेगा, उसको हाथ पकड़कर ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये समझाने का तरीका होता है। जब ये नहीं होता है तो चमत्कार करके दिखाओ। तो बात ये होती है, कहने का मतलब ये है कि स्कूल से जब बच्चे को एक हाथ को पकड़ कर, एक बात बोल दूं आपको, मोदी का मेडिसन स्क्वायर में भाषण हुआ था, तो जब वो हुआ उसके बाद हमारे यहाँ भी दिखाया गया था लाइव। तो एक मराठी के बड़े संपादक है, उनका फोन आया था, मुझे बोले तुमने देखा? मैंने बोला हाँ देखा। कैसा लगा? मैंने बोला मेरे समझ में नहीं है। अरे कमाल है, हिंदी में तो बोल रहे थे। मैंने बोला हाँ हिंदी में बोल रहे थे। आप कहाँ अमेरिका से बोल रहे हो, न्यूयॉर्क में हो? बोले नहीं, मैं तो मुंबई में हूँ। बोले आपने क्यों सुना? वो तो मेडिसन वालों के लिए था ना, वो मेडिसन वाले जो अमेरिका में NRI है उनके लिए था, आपके लिए नहीं था। आपने सुना, ये पहली गलती है। और दूसरी बात है, वो मेडिसन स्क्वायर में जमा हुए उनके लिए है, ये आपको पता ही नहीं है। आप गलत क्यों है पहले समझ लो। अब एक प्रोफेसर जाकर KG की क्लास में या दूसरी की क्लास में जाकर सिखाने लगे तो बच्चों को पता नहीं लगेगा ये क्या बड़बड़ा रहा है। और वहाँ की टीचर अगर नाच कर, कूदी लगाकर कुछ बोल रही है, बच्चों को समझा रही है, तो ये बोलेगा ये क्या पढ़ाने का तरीका है। वो बच्चों को समझने वाली लैंग्वेज होती है। तो मैनिपुलेशन वहाँ से शुरू होती है। हमको अगर हमारा सनातन वगैरह लोगों के पास लेके जाना है तो हमको उस तरीके से, देखो इस्लाम की बात हो, कितनी आसान बनाई गई है। 2-3 मिनट के लिए वो क्या अल्लाह अकबर बोल दो, तो इनके साथ लड़ना है तो आपको भी अपना दिमाग। मेरी एक बात हुई थी, मेरा दोस्त है मुस्लिम, वो मेरा, अरे यार इतने मंदिर है क्यों पूजा करते हो कमेंट में? मैंने कब किया है? लेकिन तू तो 5 बार जाता है ना, चिल्ला चिल्ला कर अल्लाह अकबर बोलता है, क्यों बोलता है? क्यों बोलता है तू? तो बोलते वो तो हमारी प्रार्थना है। क्या है प्रार्थना? अल्लाह अकबर का मतलब क्या होता है? बोला अल्लाह ग्रेट है और मोहम्मद उसका रसूल वगैरह। मैंने बोला अगर उसको भी मालूम है वो ग्रेट है तो तू चिल्ला कर क्यों बता रहा है? तुझे ही पता है कि वो ग्रेट नहीं है और उसको भी पता है तो ग्रेट नहीं है, वो तुझे बोलता है तो चिल्लाना। मैनिपुलेशन कैसा होता है देखो। असल में जो इस्लाम आप समझो तो अल्लाह ने बोला था दिन में 50 बार नमाज पढ़ो। फिर नबी बोला कि भाई 50 बार तो काम कब करेंगे? तो ठीक है 5 बार करो। यानी मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि किसको इस्लाम सिखाया। यानी इस ढंग से आप उनको फेस करो। पहली बात है हम शुरू करेंगे, नहीं मैं उतना मंदिर में जाता वगैरह नहीं हो, मैं यहाँ से हम शुरू करते हैं।
और उसका रमजान है या उसके रोजे है, उसमें हमको इंटरेस्ट ज्यादा होता है। क्यों नहीं भिड़ जाओ? मैंने बोला, मैंने कभी तुमने देखा है गणेश इज ग्रेट, मैं चिल्लाता हूं नहीं, उसको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, रोज नहीं बोलना पड़ता है। मैं मंदिर में नहीं जाता हूं, मैं नहीं जाऊंगा तो गणेश छोटा नहीं होता है, ना हनुमान छोटा हो जाता है। लेकिन तुमको डर है, तुमको पता भी नहीं वो कैसा दिखता है, कैसे बोलता है, उसकी आवाज क्या है, और फिर भी डरे हुए हो, फिर भी डरे हुए हो। आपको, आप फिर से यहां बैठे हो, मैं एक सवाल पूछता हूं, अगर एक फोन आ जाए और बोले मैं छोटा शकील बोल रहा हूं, 2 पेटी भेज देना, आप डर जाओगे कि नहीं? डरोगे कि नहीं? क्यों डरोगे? क्योंकि आपने मीडिया में पढ़ा है छोटा शकील दाऊद के नाम पर धमकियां देता है। दिस इज मैनिपुलेशन ऑफ माइंड। आपको पता तक नहीं है उसकी आवाज क्या है, फिर भी आप डर जाते हो। तो ये जो डरना है, इससे अगर मुक्ति चाहिए तो सामने वाले को डराना पड़ेगा। ये समझ लो, ये समझ लो। एक बढ़िया बात बोल लो आपको, वो इलाया नाजिया नाम की कोई लड़की है शायद, उसके वीडियो देखो, वो जिस ढंग से भिड़ जाती है, मुझे बहुत पसंद आती है। उसने एक मौलाना को कुछ बोला, बुरके के बारे में बात चल रही थी, वो बोली तू मेरी छाती क्यों देख रहा है, सर देख, सर देख। वो मौलाना की बोलती बंद कर दी उस लड़की ने। मुस्लिम ही है, लेकिन वो इनका इस्लाम नहीं मानती। तो अगर उस ढंग से भिड़ जाओगे, हमारे पहले सेशन हुआ शिवाजी महाराज का, शिवाजी महाराज उसी ढंग से भिड़ गए थे, ये समझ लो। शिवाजी महाराज के पहले हमारे हिंदू राजा निहत्थे पर हमला नहीं करते थे। शिवाजी महाराज ने शाइस्ते का निहत्था था, फिर भी उस पर हमला किया है। ढंग सोचने का अलग था। मैं कल परसों एक कोट बोला, मैंने इनको भी बोला। प्लेटो 2000 साल पहले ग्रीक थियोरिटिशियन थे, उनका एक कोट मैंने पढ़ा, आई एम थिंकिंग डोंट कंफ्यूज मी विथ फैक्ट्स। क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्टरी लगता है ना। मैं सोच रहा हूं, मुझे सच्चाई बताकर कंफ्यूज मत करो। इसका मतलब ये है, अगर सोचकर दूसरा कुछ नया करना है तो आउट ऑफ बॉक्स जाना पड़ेगा, दायरे से बाहर जाना पड़ेगा। हमको भी दायरे से बाहर जाना पड़ेगा, तो हमारा मैनिपुलेशन रुकेगा। अगर सामने वाला टोपी पहनकर आता है तो उसको पूछो कहाँ कुरान में लिखा है कि टोपी पहननी चाहिए, पहले दिखा। नहीं है, कहीं कहीं भी नहीं है। लेकिन हम तो मैनिपुलेशन आप शुरू करो। छोटी छोटी चीज होती है, वहां से मैनिपुलेशन शुरू करो। मोदी जी ने 2012 के चुनाव में एक मौलाना को बोला टोपी नहीं लूंगा, लाखों बार चैनल पर दिखाया गया। ये दिखाने वाले जो गधे थे, उनको लगा इसको बदनाम करेगा। अरे मोदी ने डिलिबरेट ही किया था, क्योंकि उनको मालूम था 50 कैमरे लगे हैं। अगर मौलाना की टोपी वापस करूंगा कि देखो ये मुस्लिमों के खिलाफ है, इसका बवाल हो जाएगा। और जितना हो जाएगा उतने बहुत सारे दुखियारे हिंदू जो है वो बोलेंगे अरे हम में कम से कम एक शेर है कि टोपी नहीं लगाऊंगा बोल रहा है। यानी 14 के चुनाव शुरू होने से 1.5 साल पहले मोदी ने एक हिंदू वोट बैंक बना डाली थी, उसको मैनिपुलेशन बोलते। डर कर मत बैठो, अपनी जगह पर जो कर सकते हो ये करना सीखो, अपनी तरीके से सोचो, कंफ्यूज मत हो जाओ। आप कंफ्यूज होते हो क्योंकि कोई ना कोई आपका माइंड मैनिपुलेट कर रहा है। तो ये स्कूल से
हम अच्छा अंग्रेजी आना चाहिए, कॉन्वेंट में डाल देते, फिर उधर बाजू में चर्च लगा रहता है, वहां से मैनिपुलेशन शुरू होता है। डटकर होना चाहिए कि वहां जाकर भी शुरू हो जाना चाहिए। जब हम करते हैं तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा खड़ा हो जाता है। अचानक नहीं आता बुलडोजर बाबा। एंड्रू जैक्सन नाम का अमेरिका का 7वां प्रेसिडेंट था 190 साल पहले, उसका एक अच्छा कोट मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छा है। वन मैन विथ करेज मेक्स अ मेजॉरिटी। मोदी को पार्लियामेंट की मेजॉरिटी नहीं चाहिए, मोदी हिमसेल्फ इज अ मेजॉरिटी, क्योंकि उनके पास जनमानस का बहुमत है। और वो बहुमत अगर हम है तो हमको मैनिपुलेशन शुरू करना पड़ेगा। हर बात को जो हमारे सनातन या हमारे कल्चर के बाहर है उसको जगह जगह पर चैलेंज करना पड़ेगा, जगह जगह पर चैलेंज करना पड़ेगा। बहुत सारे, आपको कभी मैं समय मिलूंगा तो उस पर भी वीडियो बनाऊंगा कि कुरान देखो, ये साहिल वगैरह, ये नाजिया मैंने बोला, इन्होंने बढ़िया अच्छा एक्स मुस्लिम है, उन्होंने आपको सिखाने के लिए कुरान में क्या गलतियां है वो दिखाना शुरू किया है। वो देखना शुरू कर दो तो आप चैलेंज करना, वो चैलेंज कर रहे हैं, हमको तो करना ही पड़ेगा। अगर एक्स मुस्लिम चैलेंज कर रहे हैं तो हमको उसका आधार पकड़कर हमको खुद को मैनिपुलेशन शुरू करना पड़ेगा। और देखो, आप सबका अनुभव बोलता हूं, आप कुत्ते से डरते हो ना तो डरो मत, आगे जाओ, कुत्ता पीछे जाता है। कुत्ता भौंकता है इसलिए कि वो डरा हुआ होता है, वो डरा हुआ होता है। आप आगे जाओ, वो पीछे जाएगा। पड़ोसन नाम की फिल्म याद है ना, वो महमूद सुनील दत्त को बोलता है, बोला आगे मत आना, आगे मत आना, तुम आगे आएगा हम पीछे जाएगा। दिस इज मैनिपुलेशन। बिल्कुल आसान करके बता रहा हूं। तो ये कौन करेगा, इसकी राह मत देखो, राह मत देखो। आप अपने तरीके से जहां मिलेगी जगह वहां मैनिपुलेशन शुरू कर दो, इनकी ताकत बढ़ेगी, इनकी ताकत बढ़ेगी। एब्सोल्युटली सर। समय की थोड़ी व्यवस्था के कारण एक दो सवाल भी लेना चाहेंगे। तो बहुत सारे मीडियम्स हैं, वैसे तो लिटरेचर हम कवर नहीं कर पाए क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी हो गया है सेशन। लिटरेचर है, लिटरेचर फेस्टिवल्स है, लिटरेचर फेस्टिवल्स भी बहुत स्ट्रांगली मैनिपुलेट किए गए और एक फौज, एक जनरेशन ऑफ वोक्स क्रिएट कर दी गई। अब वो वोक्स पे जाएंगे तो और एक पूरा सेशन करना पड़ेगा, सो वील कट इट शॉर्ट हियर। क्वेश्चन, सवाल अगर आपके हैं, दोनों से ही एक एक सवाल ही ले पाएंगे। इफ़ एनीवन हैज़ एनी क्वेश्चंस, जी माइक दे देंगे। आई थिंक आप ही दोनों का, अगर अलग अलग दोनों पैनलिस्ट से एक एक सवाल हो तो प्लीज़। हेलो, मेरा सवाल भाऊ जी के लिए है। मराठी चलेगा या हिंदी में? आवाज़ नहीं आए, थोड़ा जोर से। हेलो, हाँ, मेरा सवाल भाऊ जी के लिए है। मराठी चलेगा या हिंदी में ही पूछना है, कैसा ये है? लार्जर ऑडियंस थोड़ा हिंदी समझिए ज़्यादा। तो पिछले जो अभी चुनाव हुए 3 राज्यों के, उसमें लगभग हर जो एजेंसी थी, पोलिंग एजेंसी, हाउ डिड दे मिस ए वेव दैट वाज रियली रनिंग इन द ग्राउंड, जो चल रहा है ज़मीन पे। 160 सीट मिल गया, हाउ कुड नोबडी सी इट? ऐसा क्या है कि वो सैम्पलिंग उनके करने में गलती है, या वो सैम्पलिंग करते ही नहीं है, या आर दे पार्ट ऑफ द सिस्टम विच आई सस्पेक्ट देयर, बट आई वुड लाइक योर व्यूज ऑन इट। थैंक यू। नहीं, सवाल नहीं आया है समझ में, एक बार थोड़ा क्लियरली वापस बोलेंगे? मराठी विचारतो, मराठी आपको चलेगा? तो आप ठीक आहे, मराठीत विचारतो। 3 राज्यातील जे निवडणुका झाल्या आहेत त्या निवडणुकांमध्ये सुनाई दे नहीं रहा है क्लियरली एक्चुअली। बिना माइक के पूछ लीजिए आप, सुनाई देगा।
सवाल ये है कि जब इलेक्शंस हुए तो जब उससे पहले मीडिया उसके बारे में बात कर रही थी तो वो सबके सभी गलत कैसे बता रहे थे और निष्कर्ष कुछ और निकला? इज दैट द क्वेश्चन? जी, सारी मीडिया इलेक्शन का कुछ और रिजल्ट एंटिसिपेट कर रही थी और निकला कुछ और, तो वो सभी कैसे गलत एंटिसिपेट कर रहे थे? हेलो नहीं, देखो मीडिया भी मैनेज किया जाता है, हर बात मीडिया। मैं आपको एक आपको एग्जांपल दे दूंगा। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दो मराठी टॉपमोस्ट पेपर में एक खबर आई थी कि सर्जिकल स्ट्राइक के पहले प्रधानमंत्री ने शरद पवार से सलाह मशवरा किया, क्योंकि शरद पवार पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। तो मैंने वो खबर पढ़ी और मैं हैरान रह गया कि ये पहली बार हो रहा है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गया और 2 दिन बाद शरद पवार प्रधानमंत्री से मिले, तो एक्शन लेने के 2 दिन बाद सलाह मशवरा कैसे हो सकता है? तो मैं तो हैरान था। तो मैंने पवार जी के एक बिल्कुल नज़दीकी है, मेरे दोस्त है, नाम नहीं बताऊंगा, मैंने उनको पूछा कि आखिर मोदी को तो अब आपके साहब के पास आना पड़ा। बोले कैसे? नहीं वो ऐसा हो गया। कौन सा? नहीं बिल्कुल नहीं बोला। अरे बोला खबर आई है, 2 ये पेपर में खबर आई है, मराठी के बड़े पेपर है। उन्होंने मुझे बोला यार भाऊ तू 45 साल से पत्रकार है, तुझे नहीं पता है कैसे खबरें छोड़ी जाती है? तो मैनिपुलेशन होता है, सर्वे हो उसके सब ये शुरू किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। अब आपको एक बात बोल दूं कि कल अदानी के घर ऑफिस पर उद्धव ठाकरे का मोर्चा गया था, धारावी का रिहेबिलिटेशन जो कुछ है उसमें जितेंद्र अवार्ड क्यों नहीं था? यही खबर है। अरे कलवा की एक शाखा तोड़ी गई, इसके लिए उद्धव ठाकरे आए, उनमें तो जितेंद्र अवार्ड आगे थे। उद्धव ठाकरे आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर अदानी के मामले में क्यों नहीं था? क्योंकि पवार अदानी के साथ है। तो खबर यहां होती है, वो छोड़कर आपको बताया जाता है, उसको न्यूज बोलते हैं। आपको इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको मैनिपुलेट किया जाता है। लेकिन एक बात अच्छी है कि आज भी देश के 98% व्यूअर्स जो है टीवी के, वो न्यूज चैनल नहीं देखते। ये सबसे अच्छी बात है। और कांग्रेस ने अगर 50 साल में किया हुआ अच्छा काम है तो लोग न्यूज़पेपर कम से कम पढ़े, ये उन्होंने काम किया। इसलिए 14 में मोदी जी आ गए, वरना मुश्किल था। क्योंकि लोग अपने तरीके से सोच सकते हैं जो न्यूज़पेपर, और जेफरसन ने कहा है कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता और आई एम वेल इन्फॉर्म्ड। और क्या चाहिए? सर सुदीप्तो सर से अगर सवाल हो किसी का? आवाज नहीं आ रही। मेरा सवाल सुदीप्तो सर से था कि जब आपने द केरला स्टोरी का पोस्टर चूज किया तो क्या आपको लगा था कि मतलब ये पोस्टर मतलब लॉन्च हो जाएगा और आपका मूवी चल जाएगा? बिकॉज जो पोस्टर था, जिस तरीके से हमारे कंट्री में सेकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं। नहीं, पोस्टर से रिलेटेड सवाल है पर क्लियरली सुनाई नहीं दे रहा है एक्चुअली। जिस तरीके से हमारे कंट्री में सेकुलर इंस्टीट्यूशंस हैं। दादा खुद ही आ गए। सवाल भी बोलो, जवाब दो। इनकी सवाल ये है कि जो हमारी फिल्म की पोस्टर था, उस पोस्टर से सो कॉल्ड सेकुलरिज्म को चोट पहुंच सकता था। और हमें डर लगा कि अगर ये इसकी रिएक्शन होता है तो सो कॉल्ड सेकुलर लोग ये फिल्म नहीं देखेंगे। हमने नहीं सोचा था। एक्चुअली ये फिल्म, जो मज़ेदार बात ये है, फिल्म रिलीज होने से पहले और जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, या आज जो लोग क्रिटिसाइज कर रहा है अभी भी,
इन लोगों ने फिल्म नहीं देखा। फिल्म देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि आउट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10 crore people whoever has seen the film, 1-2% में भी 5% को फिल्म अच्छा नहीं लगा होगा। ठीक है, क्रिएटिव को डिस्टर्ब ये डिफरेंसेस हो सकता है। मैंने नहीं क्लेम किया कि मैंने दुनिया की सबसे अच्छा फिल्म बनाया, बिल्कुल नहीं क्लेम की। लेकिन ये फिल्म देख के कोई इंसान मूव्ड नहीं हुआ, इमोशनल नहीं हुआ, ये मैं मान नहीं सकता। तो मैटर ऑफ फैक्ट इज, हमने जब बनाया था फिल्म को, मैं और मेरी प्रोड्यूसर इंक्लूडिंग माय एक्टर एक्ट्रेसेस, हमने कभी नहीं सोचा था इसका कोई पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हो सकता है। हमने ह्यूमन स्टोरी बोलना चाहते थे। मैंने उस लड़कियों की दर्द देखा, वो जो मैनिपुलेटिव कन्वर्शन की शिकार जो लड़कियां हैं ना, उनकी दर्द देखा। दिन आफ्टर रिकन्वर्शन ना ये लोग घर जा सकते हैं, ना ये लोग नौकरी में जा सकते हैं, ना कोई सोशल रिकॉग्निशन है। मैंने 10-12 ऐसे लड़कियों से मिला 2017-18 में, जो लोग आज मीडिया की डार्लिंग होकर बैठी हुई है। सारे चैनल में आप लोग देख पाएंगे उस लड़कियों को। केरला अर्षा विद्या मंदिर की, वो लोग मानते हैं कि हमारी फिल्म उनको भाषा दिए है, ताकत दिए है। उसको 3 दिन से खाना नहीं खाए थे। जो बाजार जाते थे सब्जियां लाने के लिए, रास्ते में लोग उसकी बैग छीन लेता था, सब्जियां नाली में फेंक देता था, इलेक्ट्रिक पावर काट देते थे। तो अंधेरे में वो लड़कियां 3-3 दिन भूखे रहते थे, पानी बंद कर दिया जाता था, प्यास पानी नहीं पी सकते थे। तो इतने दर्द हम लोगों ने उस लड़कियों को देखा। ओनली गलतियां वो लड़कियां किए थे कि वो लोग प्यार करते थे, और उस प्यार की जो कीमत उस लड़कियों ने चुका रहे थे, ये फिल्म उन्हीं के लिए था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि शशि थरूर आके बोलेगा दिस इज नॉट माई केरला। व्हाट अटर नॉनसेंस! एक पॉलिटिकल लीडर इतना नॉनसेंस कैसे हो सकता है? मैं क्या बोलूं, मेरी ममता दीदी ने फिल्म नहीं देखा, जस्ट उनको कुछ मुस्लिम वोट चाहिए था। आप सोचिए, मतलब मैंने नहीं सोचा था ये फिल्म बनाने से पहले कि इतना पॉलिटिकल। मुझे लगा था कांग्रेस, बीजेपी, आरएसएस सब बोलेंगे कि केरल की लड़कियों के लिए, भारतीय की लड़कियों के लिए हमें आगे आना। अब तो डर लगता है कि बीजेपी बोलेगा गरीब को रोटी दो, तो कांग्रेस आके बोलेगा रोटी मत दो। मतलब ऐसे बाइनरी पॉलिटिक्स हमें नहीं चाहिए। इंसान की इंसानियत मैंने देखा मेरी फिल्म देखने के लिए। मैं एक शब्द एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं। बगल में एक कपल आए हैं, बैठी हुई है, और 2-3 लड़की बैठी है। जो कपल की जो लड़की थी, वो बगल वाले लड़की को नहीं जानते थे। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम ये दोनों के हाथ पकड़ के रोए जा रहे हैं और हाथ पकड़ के बैठे थे हॉल में। ये मैंने अपने आंखों से देखा। आप बताओ, ये देखने के बाद आपको क्या लगेगा कि इसके ऊपर पॉलिटिकल लड़ाई होना चाहिए? और मैटर फैक्ट ये भी है कि मैं एक थोड़ा मैं बोलूँगा थोड़ा। एक बात समझ लो कि जो महात्मा होते हैं ना, उनके समकालीन बुद्धिजीवी बड़े सयाने लोग होते हैं, वो उनको पत्थर मारते हैं। 40-50 साल बाद वो महात्मा होते, फिर वो गांधी हो, फुले हो, कोई भी हो, हाँ, राजा राम मोहन राय। तो एक बात आपको समझना चाहिए, ये सब ट्रांजिशनल पीरियड है। यहाँ से हम निकलना चाहते हैं ना, तो एक बात समझ लो कि अभी शुरुआत हुई है। 50 साल पीछे हम हैं, 50 साल पीछे हम हैं। मैंने किसका पढ़ा था याद नहीं, लेकिन स्कूल के टाइम में हमने केनेडी का एक मैंने पढ़ा हुआ याद है कि दुनिया अमेरिका में आती है और बोलती है अमेरिका इतना पैसे वाला है इसलिए हमारे रास्ते इतने अच्छे हैं। बात उल्टी है, हमारे रास्ते इतने बड़े अच्छे हैं इसलिए हम पैसे वाले हैं। हमारे यहाँ पिछले 10 साल के बाद रास्ते बनना शुरू हो गया। तो वही सोशली, कल्चरली, पॉलिटिकली हो रहा है। तो हम इसमें डर छोड़कर कितना योगदान दे सकते हैं ये सोचना शुरू कर दो। यानी कि फैक्ट्स बाजू में रखो, कंफ्यूज मत हो। तो मैटर ऑफ फैक्ट की जो बात करी,
पोस्टर से सर की फिल्म भी खूब बहुत चली, और वही पोस्टर सर मेरे पॉडकास्ट पे आए थे, वही पोस्टर रखकर रील बनाई थी, वो रील भी बहुत वायरल हुई तो इट वर्क डेफिनेटली। समय की व्यवस्था है और मुझे लगता है भोजन का समय हो गया है अब, तो सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं जी। एक्चुअली ऑलरेडी ज़्यादा टाइम हो गया है, आप पर्सनली या तो ले लीजिएगा सर के साथ, हम वाइंड अप करते हैं सेशन। मेरी नेक्स्ट फिल्म का नाम है बस्तार द नक्सल स्टोरी। ये 2024 5 अप्रैल को रिलीज़ होगा। प्लीज़ देखिएगा। मुझे लगता है ये फिल्म आप सबके लिए, बहुतों के लिए एक डिस्टर्बिंग फिल्म होगा, क्योंकि हमने बस्तार की उन लोगों का कहानी बोलेंगे जिनकी कहानी आज तक कोई सुने नहीं या सुनने नहीं दिया गया। तो बहुत डिस्टर्बिंग होगा सुनना, लेकिन प्लीज़ सुनिएगा। 5 अप्रैल 2024। और साथ में मैं एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, ये अदिति जी जो है उनकी एक है मूड्स ऑफ इंडिया करके एक वेब चैनल, मूड्स ऑफ भारत एक क्या है वो, उसमें मेरा एक पॉडकास्ट है, उसमें मैं और डिटेल में बात की है। तो ये चैनल सब्सक्राइब करिएगा। तो और खूब बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस, और मतलब भारत की जो जिसकी आज के तारीख में जिसकी बात मैं हमेशा करता रहा हूँ, भारत की बात करने वाले बहुत कम लोग हैं। इंडिया के बात करते हैं, ये जेनेक्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन भारत की बात करने वाले बहुत कम हैं। तो उनका ताकत बढ़ाना चाहिए। तो आइए एक कम्युनिटी बनाते हैं एक साथ। ये लड़ाई बहुत लंबा है। सर ने अभी बोला कि अभी शुरू हुई है, तो बचा लेंगे देश को शायद। थैंक यू। तथास्तु। थैंक यू सुदीप्ता सेन जी, थैंक यू भाव तोरसेकर जी।